प्यार दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 41 कंप्लीट करवाया था, यानी 41 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 42 में, और आपको बार बार हिदायत हम कर रहे हैं कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, पहले आप पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाइए, उसके बाद ही लाइव डिस्कशन में जुड़िए। क्योंकि प्रश्न बनाने के बाद एक बार आपके माइंड में प्रश्न जो है घूम जाता है, उसके बाद डिस्कशन में आप जुड़ते हैं तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 42 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस में वाई स्क्वायर बटा एक्स जेड प्लस में जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान बताने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा देखो, इसी का मान बताना है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अच्छा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड में बाई जेड से डिवाइड करेंगे, एक्स बचेगा, गुना होकर के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। अब की बार एक्स जेड से डिवाइड करेंगे, बाई बचेगा, तो यहां हो जाएगा आपका बाई क्यू। एक्स बाई से डिवाइड करेंगे, जेड बचेगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जेड क्यू। अच्छा देखो, ऊपर में मिला आपको एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू। आपको हम एक बात बताए हैं अलजेब्रा में कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो इस परिस्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc हुआ करता है। तो उसी प्रकार एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3x बाई जेड। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3x बाई जेड, नीचे x बाई जेड हो गया आपका, है ना। चलिए x बाई जेड काट करके हटा लीजिए, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3। यही आपका रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। कहता दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। अब देखिए, यह चारों ऑप्शन में जांच करके बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आरोही क्रम में सुसज्जित है, सजा हुआ है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर का बात किया गया है। चलिए यहां पर आप देखो, जितना भी फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है, 5/6, 3/5 और 7/9, सबका सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में डिनोमिनेटर जो है वह न्यूमरेटर से क्या है, ज्यादा है। चलिए कौन कौन से फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया, तो एक है आपका 5/6, जबकि एक जो है आपका वह हो गया आपका 3/5, और एक जो फ्रैक्शन है आपका वह हो गया आपका 7 बटा कितना हो गया आपका 9, 7 बटा कितना हो गया 9। अब देखिए, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा छोटा चूज करना होता है तो हम आपको क्या सिखाए हैं कि देखो, अंश और हर के अंतर से हर को रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहां कितना है, 1 है ना। चलिए हर को रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे 5/1, यहां देखिए 3 5 2 का डिफरेंस है, यहां लिखेंगे 3/2। उसके बाद यहां 7 9 2 का डिफरेंस है ना, तो यहां लिखेंगे 7/2। अब एलसीएम लेकर के प्रत्येक टर्म में गुना कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 2 का 2, 2 से गुना करेंगे, यहां हो जाएगा आपका, यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा 7। अब देखिए सिंपल सा बात है, जिसके सामने जिस प्रकार का मान मिलता है वह फ्रैक्शन वैसा ही हुआ करता है। अगर किसी के सामने छोटा वैल्यू प्राप्त हुआ है, समझिए वो फ्रैक्शन छोटा होगा, बड़ा वैल्यू प्राप्त हुआ वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। हर सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, 5/6, हर उसके बाद 7/9, सबसे छोटा 3/5। आरोही क्रम बोला यानी छोटा से बड़ा की ओर अरेंज करना है, यानी सबसे पहले किसको लिखिएगा आप, सबसे पहले लिखेंगे 3/5 सबसे छोटा, उसके बाद हम लिखेंगे 7 बटा क्या लिखेंगे 9, और उसके बाद क्या लिखेंगे 5 बटा क्या लिखेंगे 6। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 3/5, 7/9, 5/6 लिखा हुआ है। 3/5, 7/9, 5/6 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, अतः सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का बात किया था। आप आराम से ऑप्शन से भी क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। चलिए क्रॉस करके देखिए, 5 कितना 25, 6 3 18। पहले जिसके माथा पर क्रॉस करने के बाद गुना करने के बाद जिसके माथा पर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसके माथा पर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। देखिए 25 18, पहले बड़ा तब छोटा, नहीं आरोही में तो पहले छोटा तब बड़ा होना चाहिए। 6 3 18, 5 25, यहां तो सही है, लेकिन 9 5 45, 7 6 42, यहां गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए 9 3 27, 7 5 35 सही है, और उसका 7 6 42, 9 5 45। ऑप्शन नंबर सी में सारा कंडीशन फुलफिल है, हर बार पहले छोटा आ रहा है फिर बाद में बड़ा आ रहा है, यानी बी नंबर जो है वो आपका आरोही क्रम में सुसज्जित है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या तीसरा। क्या कहता है तीसरा, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है, उसका एलसीएम 120 है, तो कहता है संख्याएं क्या हैं। चलिए ऑप्शन से बना लीजिए। अच्छा 3 5 का तो सब ऑप्शन है ना,
एलसीएम 120। अच्छा 30 50 का एलसीएम 120 होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या है ना। 27 45 का भी 120 नहीं होगा, 21 35 का भी नहीं होगा, 24 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर आपका डी वह राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, एक संख्या को मान लेते हैं 3x, यह तो ऑप्शन से हो गया, और एक संख्या को क्या मान लेते हैं 5x, नहीं 3x, एक संख्या को 5x। हाँ चलिए एलसीएम निकाल लीजिए अपने हिसाब से, पहले यहां x बार में लगाएंगे, बचेगा 3 और क्या बचा आपका 5। एलसीएम प्रश्न में कितना दे रखा, यह दे रखा 120, तो 5 3 15x बराबर हो गया आपका, क्या हो गया आपका 120 है ना। 15 से काट लीजिए, 8 बार में x का मान 8 हो गया। दोनों संख्या आपसे पूछा, एक 3x है एक 5x है, यानी 3x बराबर x बराबर 8, तो 3x बराबर 8 3 के 24, और 5x का मान हो जाएगा x बराबर 8, तो 5x बराबर 8 25 40। यही दोनों संख्या है आपका 24 और 40। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। या तो ऑप्शन से बना लीजिए या तो फिर ऐसे बना सकते हैं आप प्रोसेस से। आइए प्रश्न संख्या 4, देखो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का मान √3/2 दिया गया है। आपसे कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। देखो हम कई बार आपको बताए हैं कि याद रखना चाहिए कि अगर साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर अगर x हो, है ना, तो इस परिस्थितियों में जो है ना, 130 परिस्थितियों में साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर में याद रखिएगा √2 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या याद रखोगे √2 माइनस में एक्स स्क्वायर। जी हाँ, अब देखिए यहां पर जो बात था वह समझिए पहले बात को, साइन थीटा पल माइनस में कॉस थीटा का मान दिया गया था, आपसे प्लस का मान पूछा गया था। अब एक बात समझना, हम यह जो बात आपको बोले हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आप क्या ध्यान में रखोगे आप, है ना, कि अगर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान दे, माइनस पूछे या फिर माइनस दे प्लस पूछे, यही फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, √2 माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस दिया प्लस पूछा, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्लस वाला का √2 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर क्या है आपका, यह है √3 में कितना हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए सोल्व कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 2 और यह हो जाएगा 3 और बट्टा कितना हो जाएगा आपका 4। 8 में से 3 चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, √5/2 आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ गए बात को। अब यहां पर एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं कि अगर उल्टा भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे कहने का मतलब cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का मान दे और cos थीटा, है ना, उसके बाद cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का मान दे, cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा का मान पूछे तो भी उत्तर वही करेंगे। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा माइक में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, माइक में दिक्कत आ रहा है, माइक में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताइए फिर, है ना। चलिए अब देख लीजिए, थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई तरह का और भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइए। समझ गए बात को, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साइन आगे रहे कॉस आगे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर यही होगा, यही √2 माइनस में एक्स स्क्वायर ही होगा। अब देखिए आप पूछोगे सर अगर इसको हम बनाने के लिए चले सर तो कैसे बनाएंगे, तो यह बात आपको हम बतला देना चाहते हैं चला कि कैसे बनाएंगे। देखिए वहीं से यह रिजल्ट का प्राप्ति होता है, यह कंक्लूजन वहीं से आता है। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √3/2 दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लोगे, प्लस का मान निकालना, उसके बराबर में एक्स मान करके इक्वेशन सेकंड कर लो, वर्ग करके दोनों को जोड़ लीजिए, उत्तर वहीं से निकल करके आ जाएगा, एक्स का जो मान होगा वही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 5वां। कहता एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटा में, अनुप्रवाह यहां से डाउन स्ट्रीम निकलेगा। अच्छा डाउन स्ट्रीम देख लीजिए क्या है, 150 किलोमीटर का दूरी जो है वह 15 घंटा में। जी हां, तो डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आ गया, यह हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर।
तथा ऊर्ध प्रवाह यानी धारा के विपरीत यहां से प्रतिकूल चलाएगा 48 किलोमीटर 12 घंटा में। चलिए अपस्ट्रीम निकाल लीजिए, 48 किलोमीटर 12 घंटा में, तो यह अपस्ट्रीम निकल के आ गया आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जब मालूम होता है तो आपको क्या सिखाया है कि शांत जल में नाव का चाल होता है डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2, जबकि धारा का चाल होता है डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2। तो शांत जल में नाव का चाल तो यह हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम है ना, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बाई 2, जबकि धारा का चाल निकालने के लिए है ना घटा करके 2 से भाग देंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बाई 2। देखिए 2 से 2 कट गया आपका, यह 14 और 6, यानी रेशियो क्या हो जाएगा आपका 7 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यह राइट जवाब है आपका 7 अनुपात 3। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हां, बी नंबर। आइए प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कहता है। 6 नंबर सवाल को देखिए आराम से। कहता 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक जो है 28.5 मीटर दूर एक टावर के पैर के समान स्तर पर खड़ा है। यदि टावर के शीर्ष को देखने वाले पर्यवेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर का ऊंचाई क्या है? हाँ जी हाँ, अब आइए बात को समझिए। जैसे यह टावर है और यहां एक पर्यवेक्षक जो है 1.5 मीटर का एक पर्यवेक्षक खड़ा है, 1.5 मीटर का। अब एक बात समझिए आराम से, 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर दूर एक टावर। अच्छा, टावर से कितना दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर। अब देखिए यहां पर्यवेक्षक जो उन्नयन कोण पाता है इस टावर का, वह कितना डिग्री पाता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री पाता है। तो हमसे कहता है कि टावर का ऊंचाई बताइए, यही टावर है। अच्छा देखो सिंपल सा बात है, यह 28.5 तो यह भी 28.5 होगा, यह 1.5 तो यह भी आपका 1.5 हो जाएगा नहीं। अच्छा देखिए अब यहां पर एक बात समझिए, अगर tan 45 का प्रयोग करते हो आप, लंबा धार का अगर जिक्र करना होगा तो tan लगाना होगा, tan 45 का मान 1, तो जितना लंब उतना आधार, यह दोनों बराबर, यह दोनों का लंबाई आपस में बराबर, यह 28.5 है तो यह भी लंबाई कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 5, तब तो tan 45 सेटिस्फाइड हो पाएगा। अब सोचिए टावर का वास्तविक ऊंचाई क्या हो गया? 28.5, यह हो गया नीचे हो गया 1.5, तो 28.5 और 1.5 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 30 मीटर। आपका राइट जवाब हो जाएगा कितना? 30 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। यही तो है टावर की ऊंचाई। जी हां, यही टावर का ऊंचाई है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक के साथ एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। आराम से बात को समझिए। कहता है तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। यदि उसी तार के टुकड़े को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई। सिंपल सा बात है, जो तार वर्ग वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है उसी को वर्ग का रूप देना है, यानी दोनों का परिमाप बराबर होगा। जो वृत्त का परिधि होगा वह वर्ग का परिमाप होगा। चलिए वृत्त का परिधि देख लीजिए आप, है ना। चलिए वृत्त का परिधि देख लो आप। मच्छर तंग कर रहा है। चलिए अच्छा, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, है ना। तो हो जाएगा 2 पाई आर। जी हाँ, 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। रेडियस कितना हो गया 70। जो वृत्त का परिधि वही वर्ग का परिमाप होगा। यह वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। इसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसके प्रत्येक भुजा का लंबाई निकल करके आ जाएगा। चलिए 7 से काट लीजिए, कितना बार में? 10 बार में। 4 से काटेंगे, 2 यहां निकाल लीजिए, 2 यहां निकालेंगे, 11 बचेगा। 11 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। कितना? 110 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। जी हां, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। जी हां, जो तार जो है, तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जो तार एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है उसी को वर्ग का रूप देना, इन दोनों का परिमाप आपस में बराबर होगा। जो वृत्त का परिधि वही वर्ग का परिमाप, है ना। वर्ग का परिमाप निकलेगा, उसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसके प्रत्येक भुजा का लंबाई आ जाएगा। चलिए यह संख्या दिया गया, क्या संख्या है? संख्या है आपका 36 है ना 75149, यही दिया गया ना। 36,75,149।
कहता है में 5 के स्थानीय और अंकित मान के है ना बीच का अंतर ज्ञात करना है। 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर बताना है। स्थानीय मान किसको कहते हैं? जिसको प्लेस वैल्यू अंग्रेजी में बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। स्थानीय मान कहने का मतलब किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान जो है उसका स्थानीय मान होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू का बात किया जाए है ना, प्लेस वैल्यू देखिए आप बचपन से क्या करते थे ना, 5 का निकालना, 5 लिखे उसके आगे जितना अंक होता है उतना जीरो लगा देते, वह भी बहुत सही है। अब हम जो परिभाषित किए उससे समझिए, जो अंक जिस पोजीशन पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान उसका स्थानीय मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर तो 1000 से गुना करेंगे यानी 5000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। कितना? 5000। और ऐसे बचपन वाला लॉजिक आपका सीख ठीक है। 5 3 गो अंक, 3 जीरो लगा दिए। चलिए 5 का फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? फेस वैल्यू। आपसे 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का, देखिए अंकित मान जिसको जातीय मान या अंकीय मान कहा जाता है तो वह उसका खुद का मान हुआ करता है। देखिए फेस वैल्यू, अंकित मान, जातीय मान, अंकीय मान। अंकीय मान मतलब उसका खुद का वैल्यू है ना। जैसे 5 का अंकीय मान 5 ही होने वाला है, अंकीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता, यही दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। चलिए तो 5000 माइनस में 5 यानी 4995 आपका रिजल्ट हो जाएगा। 4995 कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। यही तो था आपका है ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस पूछा गया था 5 का है ना। तो हमने क्या बोला प्लेस वैल्यू के बारे में, स्थानीय मान के बारे में? किसी संख्या में कोई अंक जिस पोजीशन पर स्थित होता है उसका उतना गुना मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। जबकि अंकित मान, अंकीय मान, जातीय मान जिसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहा जाता है वह उसका स्वयं का मान हुआ करता है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता एक्स और वाई क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में कार्य पूरा करते हैं। देखिए एक्स और वाई जो है, आराम से बात को समझिए, एक्स किसी काम को 28 दिन में, जबकि वही काम को वाई जो है कितना दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना? 140 एलसीएम हो जाएगा। इफिशियंसी देखिए यहां हो जाएगा 5, इसका कितना हो गया? 7। अब क्या कहता है सुनो, कहता है एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया कि एक्स अकेले काम करना शुरू करता है। 4 दिन के बाद वाई कार्य होने तक, कहता है 4 दिनों के बाद बाई कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ जाता है। यानी 4 दिन बाद बाई काम पर उसके साथ जुड़ता है नहीं। तो कहता कार्य कितने दिनों में जो है, कार्य कितने दिनों तक चला, यानी कार्य कितने दिनों पूरा हुआ। अब एक सिंपल सा बात सोचिए, एक तो 4 दिन अकेले काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा? इसके एक दिन का काम 5, 4 दिन में इतना काम किया, और जो शेष बचा काम है दोनों मिलकर 122 करता है। 7 5 कितना हो गया आपका? 12। देखो 140 में से 20 चला गया, 120 बटा 12, यानी दोनों मिलकर 10 दिन काम किया, जबकि एक अकेले 4 दिन काम किया था। संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का है? 14 दिन का। संपूर्ण कार्य समाप्ति में जो समय लगा है वह समय कितना दिन का? 14 दिन का। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना दिन काम किया तो उत्तर आपका केवल और केवल 10 दिन ही होता। जी हाँ, समझ रहे हैं। चलिए यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है थोड़ा कमेंट सेक्शन को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ए अकेला एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। समझिए, ए अकेला काम को कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि बी उसे जो है, बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 15 दिनों में। नहीं, बी उसी काम को जो है 15 दिनों में पूरा करता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में पूरा करते हैं। यानी कहने का मतलब ए और बी मिलकर कार्य पूरा करने का ठेका लिया था 4800 में। लेकिन आगे क्या करता है, वह सी की सहायता से कार्य को 5 दिन में, लेकिन ए और बी मिलकर लिया था काम को
लेकिन काम पर सी को भी साथ में लेता है और तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर देता है, 5 दिन में। यहां से पूरा कार्य जो कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इफिशियंसी देखिए यहां हो जाएगा 3 2 कितना हो गया 6। तो कहता है बताइए सी को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है, यानी सी को कितना मजदूरी दिया जाएगा। 4800 में ए और बी मिलकर लिया था, लेकिन अब काम पर सी को भी रख लिया है। अच्छा पूरा मजदूरी कितना हुआ 4800। देखिए जहां तक मजदूरी बांटने का सवाल है तो एफिशिएंसी के आधार पर ही बांटा जाएगा। जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी तो वही हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन इन अ सिंगल डे, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसका एफिशिएंसी होता है। अच्छा तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, तो 6 यूनिट बराबर 4800। सी का निकालना है तो 6 में से ए और बी घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1, तो सी का एफिशिएंसी 1, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा, तो 800 रुपया मिलेगा इस मजदूरी में से, कितना 800 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, मजदूरी को बांटना हो, लाभ को बांटना हो तो एफिशिएंसी के आधार पर ही बांटा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। कहता पुरुषोत्तम और अंजलि एक ही स्थान से जो है विपरीत दिशाओं में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। 2.5 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। जी हाँ, जैसे कहने का मतलब एक स्थान से जो है ना पुरुषोत्तम और अंजलि जो है विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। और जैसे पुरुषोत्तम अगर इधर चलना शुरू करता है और अंजलि इधर चलना शुरू करती है, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा है ना। अच्छा चाल जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9। 2.5 घंटा में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। 18 और 4.5 कितना हो जाएगा आपका 22.5 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 22.5 किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब 2.5 घंटे के बाद जो है एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगे, तो 22.5 किलोमीटर दूर हो जाएगा। कितना 22.5 किलोमीटर दूर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि बजट जो है वह समान रहे। जैसे मान लिया गया परिवार पहले 1 किलो चाय का खपत करता था, 1 किलो चाय का कीमत 100 रुपया मान लेते हैं। अच्छा चाय की कीमत 20% बढ़ गया तो सोचिए उस परिवार को खर्च कितना करना पड़ेगा 120। अगर हम चाय का प्रति किलोग्राम कीमत 100 रुपया मान लिए और हमने मान लिया कि परिवार में 1 किलो का खपत हुआ करता था तो 100 रुपया का चाय खपत होता था, कीमत बढ़ गया 20%। अब क्या कहता है परिवार अपनी चाय की खपत में कितना कमी कर दे ताकि बजट ना बढ़े, बजट जो है समान रहे पहले के जैसा, खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। तो वास्तविकता बात है खपत कम करना होगा। कितना का कम करना होगा 20 का, कहां से 120 से, यानी 20 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। अब देख लीजिए 6 बार में, यानी 50/3 क्या हो जाएगा आपका 16.2/3 प्रतिशत का खपत में कमी करना होगा। 16.2/3 प्रतिशत का कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ खपत में 16.2/3 प्रतिशत का कमी करना होगा परिवार को। अगले सवाल पर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी का सवाल है, होशियारी से समझिएगा। चमनलाल, अरशद और जगजीत, कौन? चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। डाले गए सभी वोट वैध थे, सभी वोट वैध था, सब वोट का काउंटिंग हुआ है। अरशद को कुछ मतों का 35%, अरशद कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया 35% अरशद वोट प्राप्त किया है। चमनलाल को हर 35 वोट में 14 वोट मिलता है, तो चमनलाल का प्रतिशत निकालिए। अच्छा हर 35 वोट में 14 वोट मिलता है, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए कितना प्रतिशत वोट इसको मिला। जी हाँ चलिए 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कहने का मतलब है चमनलाल को कितना प्रतिशत वोट मिला, तो 40% वोट चमनलाल को मिला। चमनलाल को 40, यहां प्रतिशत निकालना पड़ा चमनलाल का, चमनलाल को 40%, अरशद को 35%, हो गया 75। यानी जगजीत सिंह को कितना प्रतिशत वोट मिला, तो 25% वोट मिला। चलिए सबको प्राप्त मतों का प्रतिशत प्राप्त कर लिया हमने। अब क्या कहता है विजेता, विजेता कौन है चमनलाल जिसको 40% वोट मिला। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाला, सबसे कम मत कौन प्राप्त किया जगजीत सिंह, है ना। करने वाले व्यक्ति से 49, यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम जो वोट का प्राप्ति किया है उसके बीच का डिफरेंस कितना है 4950। तो दोनों के बीच में प्रतिशत डिफरेंस 40-25 15% का डिफरेंस है। क्या कहता है सुनिए, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, कुल मतों का संख्या 100% का मान आपको बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 15 तरीके कितना हो गया 45, 15 तरीके 45, यानी डाले गए कुल मतों का संख्या कितना है 33,000।
कितना मेरे भाई 33,000 डाले गए कुल मतों का संख्या जो है वह 33,000 है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता सुनिए आराम से। एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। देखिए, एक सम पिरामिड का आधार जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है। यही बात किया गया। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यह 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था। आधा हो जाएगा 5, 12, तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा? 13। क्या कहता है? इस पिरामिड का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया बताना है। देखो, पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने की स्थिति में नीचे का आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, यानी आधार का 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई है तो कर्व सरफेस एरिया हुआ, प्लस में कर दीजिए आधार का क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? 1/2 गुने आधार का परिमाप, आधार में वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और गुना तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया आपका? 13। चलिए यहां से 2 बार में काट लीजिए, 20 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 260 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 260 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, यही तो पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया है। जी हाँ, 260 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 15। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में जो है 1600 रुपया, जबकि 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाता है, तो जो वार्षिक रूप से संचित होता है ब्याज दर कितनी है? हो जाने का मतलब बात किसका? मिश्रण का, यानी राशि का 2 साल का मिश्रण 1600, 3 साल का 1700। देखो, हम बार बार बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का कैसा प्रक्रिया है चिला, जिसमें ब्याज पर ब्याज लगा करता है, यानी इसमें मिश्रण मूलधन का काम करता है। तीसरा साल के लिए मूलधन का काम कौन करेगा? मूलधन मिश्रण। दूसरा साल का मूलधन। देखिए, तो 2 साल पर 1600, 3 साल पर 1700। अच्छा बताइए, तीसरा साल कै रुपया बढ़ रहा है? 100 रुपया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो है ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, यानी 100 रुपया ब्याज है। किसका ब्याज है? 1600 का 1 साल में। जी हाँ, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। यहां देखिए, यह हो जाएगा 25 चौका 100, 4 चौके 16, 25/4 यानी 6.1/4%। इसको लिख सकते हैं 6.25%। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर आ जाइए। कहता 150 वस्तुओं का जो है, जी हाँ, माध्य 45 पाया गया, औसत 45 पाया गया। यदि गणना के समय 2 मद होना चाहिए यहाँ पर 150 मदों। जी हाँ, चलिए गणना के समय 2 मद को गलत तरीके से 38 और देखिए 2 को 38 और 46। जी हाँ, 38 और 46 के बजाय जो है कितना पढ़ा गया? इसको पढ़ लिया गया 83, इसको पढ़ लिया गया 76। सोचिए, यह दोनों एक्चुअली था कितना? यह दोनों था 84, इसको पढ़ा कितना गया देख लीजिए 9, ये हो गया 15, यानी 184 को 159 पढ़ लिया गया, यानी कहने का मतलब 75 ज्यादा पढ़ लिया गया है। अच्छा, औसत कितना काउंट करके लाया? 150 का 45। इसमें 2 गलती हुआ था, है ना, जो 38 था उसको 83, 46 को, है ना, 46 को पढ़ लिया गया, क्या पढ़ लिया गया? 76, यानी 75 ज्यादा पढ़ा गया है। ज्यादा पढ़ा गया, कम कर लीजिए और इसको भी औसत में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए, है ना। चलिए 1/2 यानी 0.5 घट जाएगा। सही औसत वास्तविक माध्य जो निकल के आएगा वह होगा 44.5। जी हाँ, यही सही माध्य है 44.5। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप देखिए कितना ज्यादा पढ़ा गया। अगर ज्यादा पढ़ा गया तो घटा लीजिए, उसको औसत में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर कम पढ़ा गया तो कितना कम पढ़ा गया, उसको भी औसत में कन्वर्ट करके घटा लीजिए, है ना। देखिए, अगर ज्यादा पढ़ा गया तो घटा करके उत्तर देना होगा, कम पढ़ा गया है तो ज्यादा यानी बढ़ा करके उत्तर देना होगा। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 17। 12, 18, 6 का चतुर्थानुपात क्या बताएं? सब बताए हैं। ए और बी का प्रथम समानुपाती a²/b, ए और बी का द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती √ab, ए और बी का तृतीयानुपाती b²/a, ए बी सी का चतुर्थानुपाती bc/a। क्या कहता है सुन लीजिए, 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती bc/a, यह हो जाएगा 18 गुना 6 बटा कितना 12, 4 और के तीसरा अनुपाती b² बाई ए, यानी k² बटा कितना हो जाएगा 4,
4 से 3 बार में, 3 से कितना बार में, 2 बार में। अच्छा के स्क्वायर बराबर 36 यानी के बराबर √36 यानी कितना हो जाएगा आपका 6। यह राइट जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही तो के का मान है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है सुन लीजिए। एमडीएच कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है। आपको सिखाए हैं कि एमडीएच के अलावा जो भी आता है चेहरा सब कहां जाता है, नीचे चला जाता है। क्या कहता है सुन लीजिए। 36 व्यक्ति जो है, आराम से समझिए, 36 व्यक्ति 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 200 मीटर लंबा, 200 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहराई खाई जो है वह 6 दिन में खोद सकता है। तो हमसे कहता क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके जो है 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिन में खोदेंगे। मान लेते हैं कि 1 दिन में खोदेगा। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा, नीचे। एक्स का तो मान बताना है। देखिए यहां देखिए 4 अतिरिक्त के 1200 यहां भी है, 1200 यहां भी काट के हटाइए, 10 यहां से काट के हटा दीजिए, 8 का 4 यहां काटेंगे तो 9 बचेगा और 2 यहां काटेंगे 3 बचेगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 27, 27 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिन, जी हाँ, कितना दिन, 27 दिन, यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा सवाल था, एमडीएच कंसेप्ट पे आधारित सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है 19 नंबर सवाल। किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 6 वर्ष, कोई राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है। इसी ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखिए ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज का धन बढ़ता है गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है। गुणोत्तर श्रेणी आप जानते होंगे, जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसको एपी के दायरा में रखा जाता है, रेशियो समान होता है उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है, एपी का व्युत्क्रम एचपी होता है। चलिए 6 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना। हम क्या बोले, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का धन जो है गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। अगला 6 वर्ष में राशि इसका 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगला 6 वर्ष में राशि इसका 2 गुना हो जाएगा, अगला 6 वर्ष में राशि इसका 2 गुना, 16 गुना हो गया। समय कितना लग गया टोटल, 6 चौका कितना हो गया आपका 24 वर्ष। यह आपका राइट जवाब है, 24 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है। दूसरा तरीका क्या है आपको आसानी से उत्तर करने का। अच्छा एक बताओ, पहले कितना गुना होने का बात किया, 2, बाद में कितना गुना होने का बात किया, 16। अब सोचो 2 पर कितना पावर रखना होगा, तो 4 पावर रखना होगा। पहला समय कितना था, तो पहला समय जो था आपका वह 6 वर्ष था, उसमें पावर से गुना कर लीजिए, 6 चौका 24 वर्ष आपका राइट जवाब हो जाएगा। जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को बना सकते हैं, है ना, सुविधा लिखित उसी में है, इसमें भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल मुजवानी बनने वाला सवाल है, कई बार आपको इस तरह का प्रश्न बतलाया गया है। क्या कहता है सुनिए, एक छात्रावास में लड़का लड़कियों संख्याओं के बीच का रेशियो, लड़का लड़कियों के संख्याओं के बीच का रेशियो 5:4 है। बताएं कि छात्रावास में कुल विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा संभव है। अच्छा एक बात सोचो, है ना, विद्यार्थी का संख्या ऐसा होना चाहिए कि लड़का लड़की के यूनिट, 2 यूनिट के जोग से कट जाना चाहिए। 5 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से 280 नहीं कटता, यह नहीं होगा। 9 से यह नहीं कटता, यह नहीं होगा। 9 से यह नहीं कटता, यह नहीं होगा। 540 ही संभव है। कौन, 540। और आपको हम सिखाएं कि इस प्रकार के प्रश्न दोनों तरह का, या तो पूरा मान पूछता है या तो रेशियो पूछता है, पूरा मान दे करके, है ना। आइए रीजनिंग के सवालों पे क्या कहता है सुन लीजिए आराम से थोड़ा। लड़कियों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां, वेंकट दाएं से 12वां। यदि वे अपना स्थान बदल लेते, श्रीनाथ बाएं से 22वां स्थान पर, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। इंटरचेंज रैंकिंग है, हम आपको बार बार बोलते हैं चेला, इंटरचेंज रैंकिंग में टोटल निकालने के लिए वैसे व्यक्ति का P1 P2 लेके चलिए जिसका परिवर्तन के बाद एक नया क्रमांक दिया गया हो। श्रीनाथ बाएं से कितना, 22वां, परिवर्तन के बाद। परिवर्तन करेंगे, वेंकट की जगह पर जाएगा, वेंकट दाएं से कितना था, 12, 1 घटा लीजिए, यानी 34 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा, 33। जी हाँ, यही आपका राइट जवाब है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 33, 33, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। चलिए, एक फुट भाषा में आई लाइक चॉकलेट्स का कोड है 958, बी वाउट चॉकलेट्स का कोड है 10153, बी लाइक देम का कोड है 186816। तो उसी कोड भाषा में आई बाउट देम का कोड क्या हो, इसका कोड पूछा। चलिए पहले आई के बारे में सोचिए कि आई का कोड क्या होगा। आई का प्रयोग केवल और केवल पहिला में है, कोड भी केवल पहिला में होना चाहिए। अच्छा एक बात सोचिए, तो 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 तो होगा नहीं।
अच्छा उसके बाद का जहां तक सवाल है 8, यहां भी 8, तो इसका मतलब आई का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बाउट का प्रयोग कहां है सेकंड स्टेटमेंट में और कहीं नहीं है। चलिए कोड भी 5 कट गया आपका, 5 ऊपर भी है नीचे भी है 3 और उसके बाद 1 भी यहां है, तो इसके बाद 3 हो जाएगा। 9 3 वाला ऑप्शन एक ही वो है, ऑप्शन नंबर डी, यानी देम का क्या हो जाएगा 6। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 23 कहता क्या है सुन लीजिए आराम से। 23 नंबर सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुअर का कोड है 66। अच्छा एक देखो पुअर POOR, अच्छा इसमें क्या किया गया, P का स्थान 16, O का 15, O का 15, R का 18। अच्छा 66 कैसे लिखा यह सोचो, तो यह 30 और यह कितना हो गया आपका 34, नहीं तो 30 और 34 64, यानी 2 बढ़ा दिया गया है अपने मन से, कितना 2, तब जाकर के हो रहा है 66। जी हाँ अगला भी वही 19 दूना 38 और 1 39 2 41। अच्छा बॉय का पूछा, किसका पूछा, बॉय का, बी का 2, ओ का 15, बाई का 25, 2 बढ़ा करके उत्तर करना है, कितना बढ़ा करके 2 बढ़ा करके। चलिए 25 15 कितना हो गया आपका 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, यह आपका राइट जवाब हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ 44। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 24 कहता है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, पी क्यू की बहन है। आइए पी जो है किसकी बहन है, पी बहन है क्यू की और आर की मां है। अच्छा पी किसकी मां है, आर की मां है, आर उसका बेटा है कि बेटी पता नहीं। एस डब्ल्यू की बही और की पत्नी, चलिए एस जो है डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी। चलिए एस क्यू का क्या है पत्नी है, डब्ल्यू का बहू है, इसका मतलब डब्ल्यू या तो इसकी माता या तो पिता है डब्ल्यू। जी हाँ पी और क्यू का, डब्ल्यू का पौत्र जो है, डब्ल्यू का पौत्र यम, पौत्र मतलब पोता, इसका मतलब इसके बेटा का बेटा यम, डब्ल्यू का पौत्र यम है ना, पौत्र यम। पी का भतीजा है, पी का भतीजा है, पी उसकी बुआ है और भी का भाई है। चलिए भी का भाई है। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं पी और क्यू, तो क्यू का भी से क्या रिश्ता है, क्यू जो है वो भी का क्या लगता है, देखिए क्यू जो है भी का पिता लगेगा, क्या लगेगा पिता, हाँ भी उसका बेटा है कि बेटी है, लिंग का निर्धारण नहीं है तो असमंजस था, लेकिन क्यू स्पष्ट है क्यू उसका पिता होगा। अगले सवाल की ओर, अंतिम सवाल है आज के मॉक टेस्ट का। ए बी सी डी तथा ई 5 नदियां हैं, कितनी नदियां हैं 5, ए बी से छोटी है। चलिए ए जो है वह बी से छोटी है किंतु ई से क्या है बड़ी है, ई से बड़ी है। आगे सी सबसे बड़ी नदी है, सी सबसे बड़ी नदी है तथा डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी। चलिए डी यहां पे आ जाएगा। अब क्या कहता सबसे छोटी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी कौन हो गया आपका ई। जी हां सबसे छोटी नदी जो है आपका वो आपका ई हो जाएगा। तो यह था आज का मॉक टेस्ट नंबर 42, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का और भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग को अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।